Hello, welcome to Success Edutech. My name is Mahadev Mehtre. Today we are going to learn Standard 5th. Subject name is Environmental Studies. Chapter number 18. Chapter name is The Environment and Us. यानी कक्षा 5 का 18वां पार्ट आज हम देखने जा रहे हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज का। पाठ का नाम है पर्यावरण और हम। यह पाठ हम पूरे विस्तार से जानने वाले हैं। पर्यावरण से हमें बहुत सारी चीज़ों से फायदा मिलता आया है। पर्यावरण के साथ हम कैसे घुल मिल के रह सकते हैं, पर्यावरण का आनंद हम कैसे ले सकते हैं और साथ ही किन बातों का हमें ख्याल रखना है, ऐसी और सही कई दिलचस्प बातें आज हम इस पाठ में देखने वाले हैं। तो बच्चों, पूरे ध्यान के साथ इस पाठ को हम सुनेंगे, आत्मसात करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होने जा रहा है, तो उसका पूरा फ्रेश मूड के साथ हम इस पाठ का लाभ लेने वाले हैं। जैसे जैसे आप सुनते जाएंगे वैसे आपको पर्यावरण के बारे में एक जानकारी भी मिल जाएगी, उसी के साथ आपकी स्टडी भी अच्छी तरीके से पूरी होगी। आई होप आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पूरे जोश और होश के साथ। पहला पॉइंट है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि क्या, जंगल कटाई। इसके बारे में हम विस्तार से अब जानेंगे। द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज नाउ क्लोज टू 600 crore. Man is developing new technology to meet the needs of all these people and is using up more and more land and water resources for this purpose. यानी कि इस जंगल कटाई पॉइंट में पहले जैसे बताया है कि पूरे विश्व की संपूर्ण जनसंख्या इस समय लगभग 600 करोड़ है। इन सब की आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयासों में मनुष्य नित्य नवीन प्रौद्योगिकी का आविष्कार कर रहा है और उसका उपयोग कर रहा है। इसके लिए मनुष्य अधिक से अधिक जमीन तथा जल स्रोतों का उपयोग कर रहा है। ओपन स्पेसेस आर required on a very large scale for agriculture, housing, industry, and for building roads and railways. Forests are cut down to make place for them. यानी कि खेती, बस्ती, उद्योग धंधे, सड़कें और रेल मार्ग तैयार करने के लिए अत्यधिक परिमाण में खुली जगह की आवश्यकता होती है, इसलिए जंगल कटाई की जाती है। Areas are filled to reclaim the land. यानी कि कुछ स्थानों पर दलदल युक्त क्षेत्रों में अथवा गहरे भूभागों में भराव करके उस स्थान की जमीन को समतल बनाया जाता है। See the picture, a road and another one picture is here, railway, rail marg. The environment provides shelter to different kinds of living things. यानी पर्यावरण में भिन्न भिन्न सजीवों के निवास होते हैं।
There are many types of plants in forests. There are many types of plants in forests. यानी कि जंगल में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां होती है. Birds build their nests in trees. Animals like the bear, deer, monkey, elephant, tiger all live in the forest. That is, they find shelter in a forest. यानी कि वृक्षों पर अनेक पक्षियों के घोंसले होते हैं. भालू, हिरण, बंदर, हाथी तथा बाघ जैसे प्राणी जंगलों में रहते हैं. अर्थात घने जंगलों में अनेक प्राणियों के निवास होते हैं. जंगलों में ही उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती है. All their needs are met in the forest. If forests are reduced, biodiversity is also depleted. यानी कि जंगल में ही उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती है. जंगलों की कमी होने पर वहाँ की जैव विविधता का ह्रास यानी क्षय होता है. Now the next point is pollution. Pollution and प्रदूषण. You have seen how water sources get polluted if wastewater is let into them without processing. यानी कि तुमने देखा होगा कि दोहन जल पर प्रक्रिया किए बिना ही उसे जल स्रोतों में छोड़ने पर जल स्रोतों का किस प्रकार प्रदूषण होता है. सी इन द पिक्चर वेस्ट वाटर फ्लोइंग आउट फ्रॉम अ फैक्ट्री इनटू द सराउंडिंग्स. यानी कि कारखानों से परिसर में छोड़ा जाने वाला गंदा जल. Wastewater is also given out from factories into their surroundings. If water from such polluted sources keeps soaking into the soil becomes infertile. यानी कि कारखानों से भी गंदा जल परिसर में छोड़ा जाता है. ऐसा दूषित पानी जमीन में रिसते रहने से जमीन अनुपजाऊ हो जाते हैं. वेस्ट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंटर्स वाटर बॉडीज. यानी कि जो पिक्चर है उसमें दिखाया गया है कि कारखानों से जल स्रोत में छोड़ा जाने वाला गंदा जल. Chemical fertilizers and pesticides are used on a large scale for agriculture. They seep into the soil or finally कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है. ये रसायन मिट्टी में मिल जाते हैं और बरसाती पानी के साथ बहकर अंत में नदियों में पहुंच जाते हैं. Due to several such reasons, water and soil get polluted. This is dangerous for the plants and animals. Their number reduces and eventually they die out together. That is, they become extinct. यानी इन सब कारणों से पानी तथा मिट्टी का सतत प्रदूषण होता रहता है. इस कारण वहाँ के प्राणियों और वनस्पतियों के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न होता है. फलतः सजीवों की संख्या कम होने लगती है और अंततः वहाँ के बहुत से सजीव विलुप्त हो जाते हैं.
they become extinct, means विलुप्त. Now, fuel is used in all homes. Besides, यानी कि ईंधन का घरेलू उपयोग तो होता है, इसके अतिरिक्त मनुष्य ने बड़े बड़े उद्योग धंधे और कारखानों में भी स्थापित किए हैं. इन कारणों से भी ईंधन का उपयोग बड़े पैमाने पर होने लगता है. पॉइजनस गैसेस स्पाउटिंग आउट ऑफ चिमनीज ऑफ फैक्ट्रीज, यानी कारखानों की चिमनियों से बाहर निकलने वाली विषैली गैस. On the one hand, tremendous quantities of carbon dioxide enter the air due to burning of fuels. यानी कि एक और ईंधन के जलने से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड हवा में मिश्रित होती है, तो दूसरी ओर बड़े पैमाने पर जंगलों का ह्रास हो रहा है. On the other hand, due to the large scale deforestation, the number of trees available for absorbing this carbon dioxide is dwindling. As a result, the proportion of carbon dioxide in the air is rising continuously. इसके कारण बढ़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करने में वनस्पतियां अपर्याप्त सिद्ध हो रही है. फलतः हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निरंतर बढ़ रही है. When the proportion of carbon dioxide in the air rises, it leads to rise in कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निरंतर बढ़ रही है. वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर तापमान भी बढ़ता है. तापमान में हो रही इस प्रकार की वृद्धि विश्व के सभी भागों में दिखाई देती है. Besides, when the fuels are burnt in vehicles, they give out certain poisonous gases as well as smoke. Industries also let out some poisonous gases into the air. This leads to air pollution on a very large scale. इसके अतिरिक्त ईंधनों के जलने से कुछ विषैली गैसें तथा बड़े पैमाने पर धुआं भी पैदा होता है. इसी के साथ उद्योग धंधों से भी कुछ विषैली गैस हवा में मिश्रित हो रही है. इन कारणों से बड़े पैमाने पर हवा का प्रदूषण होता है. Next point is the need to maintain environmental balance. यानी पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने की आवश्यकता. Due to human intervention in nature, large scale changes are taking place in the air, water and land. Due to human intervention in nature, large scale changes are taking place in the air, water and land. यानी कि प्रकृति में मानवीय अतिक्रमण के कारण हवा, पानी, जमीन जैसे सभी घटकों में भारी परिवर्तन हो रहा है. Also, these non-living or abiotic components प्रदूषण हो रहा है.
As a result, the existence of living things is threatened, while several living things have already become extinct. If one factor of the environment is damaged, its relationship with the other factor also get affected and environmental balance is distributed. From time to time, some of the living things on the earth become extinct. परिणाम यह हो रहा है कि पर्यावरण के जैविक घटक खतरे में पड़ गए हैं। कुछ जैविक घटक तो विलुप्त हो चुके हैं। पर्यावरण के किसी एक घटक में विकार उत्पन्न होने पर उस घटक के अन्य घटकों के साथ जो संबंध होते हैं उन पर कुप्रभाव पड़ने से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। From time to time, some of the living things on the earth become extinct, but today this process is taking place at much faster rate. This is a threat for the whole living world. पृथ्वी पर पाए जाने वाले जैव घटक समय समय पर विलुप्त होते रहते हैं। वर्तमान समय में यह प्रक्रिया अत्यंत तेजी से हो रही है। इसके कारण संपूर्ण सजीव सृष्टि को खतरा उत्पन्न हुआ है। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है? The links in the different food chains will be lost. Many scientists believe that this will affect the entire living world on the earth and the balance in nature will collapse. यानी कि वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि विभिन्न प्रकार के प्राणी अथवा वनस्पतियां धीरे धीरे नष्ट हो गई तो कई आहार श्रृंखलाओं की कड़ियां नष्ट हो जाएंगी। उनका कुप्रभाव पृथ्वी के सभी सजीवों पर पड़ेगा और प्रकृति का संतुलन निश्चित रूप से बिगड़ जाएगा। Here is one of the picture, Indian cheetah, an extinct animal. भारतीय चित्ता एक विलुप्त प्राणी, यानी कि चित्ता की संख्या आजकल कम दिखाई दे रही है। Now the next point is our needs and the environment, यानी कि हमारी आवश्यकताएं और पर्यावरण। Food, water and clothes are the needs of all people. We use a lot of things to meet these needs. यानी कि भोजन, पानी और वस्त्र हम सभी की आवश्यकता है। उनकी पूर्ति के लिए हम कई स्रोतों का उपयोग करते हैं। Besides, we use many means and devices for the purpose of studies, sport, hobbies and entertainment. We even stock of these things so that they will be available to us whenever we need them. All these things are obtained by using materials from our environment. यानी आवश्यकता पड़ने पर तुरंत उपलब्ध हो सके, इस दृष्टि से हम अपने घरों में कई वस्तुओं का संग्रह भी करते हैं। All the people in the world have similar needs and desires. As a result, the environment is being degraded rapidly. ये सभी वस्तु हमें पर्यावरण के पदार्थों का उपयोग किए जाने से मिलती है। विश्व के सभी लोगों की ऐसी आवश्यकताएं और इच्छाएं अतः तीव्र गति से पर्यावरण का ह्रास हो रहा है। We need to be aware that we ourselves are a part of nature.
If the balance of nature is disturbed, it will be adversely affect human beings too. यानी मनुष्य प्रकृति का ही एक अंग है। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि यदि प्रकृति का संतुलन बिगड़ा तो उसका हम पर भी प्रभाव पड़ेगा। We need to take steps to prevent the degradation of the environment. The steps should mainly include using our means frugally and recycling used articles. Such measures should each and every person। यानी पर्यावरण के ह्रास को रोकने के लिए किसी भी साधन का यथासंभव अधिक से अधिक दिनों तक उपयोग करना, अनुपयोगी समझकर फेंकी जाने वाली वस्तुओं से टिकाऊ और उपयोगी वस्तुएं बनाना आदि बातों पर सभी को गंभीरता से विचार करना चाहिए। लेट अस रिजॉल्व, आओ हम सब अटल निश्चय करें। Let us all ensure that no action on our part will cause pollution or cause harm to living things. Let us make all possible efforts for the conservation of the living world। यानी कि हमारे दैनिक जीवन की किसी क्रियाकलाप द्वारा प्रदूषण न हो, सजीव सृष्टि को कोई क्षति न पहुँचे, इसके लिए तथा हम सजीव सृष्टि के संवर्धन के लिए जितना संभव हो उतना प्रयास करें। यानी पर्यावरण संरक्षण के वैश्विक प्रयास। Several projects are being implemented at the international level to maintain the balance in nature। यानी प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक परियोजनाएं चलाई जा रही है। It is important to raise the awareness of people all over the world about the threat to environment balance। Many countries of the world are enacting laws that will help to prevent the pollution of air, water and soil। विश्व के सभी लोगों में इन खतरों संबंधी जागरूकता लाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार हवा, पानी तथा जमीन प्रदूषित न होने पाए, इस उद्देश्य से विश्व के सभी देश कानून बना रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एफर्ट्स टू मेंटेन बायोडाइवर्सिटी। यानी कि जैव विविधता बनाए रखने के लिए प्रयास। पहला पॉइंट, बायोडाइवर्सिटी पार्क्स यानी जैव विविधता वाले उद्यान। एन एरिया विच इज रिजर्व फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन इज कॉल्ड अ बायोडाइवर्सिटी पार्क। यानी कि जैव विविधता का संरक्षण तथा संवर्धन करने की दृष्टि से आरक्षित रखे गए क्षेत्र को जैव विविधता उद्यान कहते हैं। इन दिस पार्क्स बायोडाइवर्सिटी इज बोथ preserved and studied। People visiting such a park enjoy being close to nature। This leads to more concern उसका अध्ययन किया जाता है। जैव विविधता वाले उद्यान का अवलोकन करने वाले लोगों को वन विचरण का आनंद मिल सकता है। फलतः प्रकृति के प्रति आस्था भी बढ़ने लगती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज नेशनल पार्क्स। सम एरियाज विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ आर रिजर्व्ड फॉर देम। फॉर एग्जाम्पल काजीरंगा नेशनल पार्क, द ताडोबा नेशनल पार्क।
राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीवों का संरक्षण एवं संवर्धन करने के उद्देश्य से कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र आरक्षित किए गए हैं, उन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। उदाहरण जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान। Then the next point is sanctuaries. Certain forest areas are reserved for the protection and conservation of a particular animal or plant. Such a reserved area is called a sanctuary. For example, the Radhanagari sanctuary for bisons, यानी कि अभयारण्य, सेंचुरीज यानी अभयारण्य। विशिष्ट प्राणियों और वनस्पतियों का संरक्षण तथा संवर्धन के लिए वन क्षेत्रों को आरक्षित रखा जाता है। ऐसे आरक्षित क्षेत्रों को अभयारण्य कहते हैं। उदाहरणार्थ राधानगरी अभयारण्य। If the plants on the earth are destroyed, the number of animals also फॉरेस्ट्स, यानी कि पृथ्वी पर वनस्पतियां नष्ट होने लगी है, फलस्वरूप वो प्राणियों की संख्या कम हो रही है, अतः जैविक घटकों का संरक्षण तथा संवर्धन करना आवश्यक है। इफ डिफॉरेस्टेशन इज स्टॉप्ड एंड इंस्टेड ट्री प्लांटेशन इज स्टेप्ड अप, एनिमल दैट डिपेंड ऑन प्लांट्स विल गेट प्रोटेक्शन एंड थ्राइव। जंगलों की कटाई रोककर तथा वृक्षारोपण करके वनस्पतियों का संरक्षण करने से उन पर निर्भर रहने वाले वन्य जीवों का रक्षण हो सकता है। Next, Mayani Lake has formed due to a dam built on the Chand River in Satara district. Flamingos from the Siberia region in northern Asia migrate to this lake. Here they build nest and lay eggs. Once the baby birds grow big enough, they return with them to Siberia. यानी सातारा जिले में तैयार हुई है। उत्तरी एशिया में साइबेरिया प्रदेश से हंसावर यानी फ्लोमिंग पक्षी प्रवास करके इस झील में आते हैं और वहां घोंसले बनाकर अंडे देते हैं। बच्चे बड़े होने पर वे उनके साथ स्वदेश लौट जाते हैं। In the recent past, as the water level in the dam had fallen, the flamingos had stopped coming. However, the lake has now been declared a sanctuary for birds. यानी पिछले कुछ समय से झील में पानी कम होने के कारण इनका आना बंद हो गया है। स्थानीय लोगों द्वारा मांग करने पर इस झील को पक्षियों के अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया है। See in this picture of flamingos and their nests. हंसावर फ्लेमिंग्स पक्षी और उनके घोंसले। Then the biggest Maldok, Great Indian Bustard Sanctuary in Asia is an Nanaj in Solapur district. These huge weighty birds are famous for their graceful gait. These birds live in open grasslands,
They feed on insects, thus giving protection to crops in fields. They are the farmer's friends. मेल सोलापुर ज़िले में नानज नामक स्थान पर सोहन चिड़िया यानी हुकना, इसको बेस्टर्ड का अभयारण्य है। यह बड़ा तथा वजनदार पक्षी अपनी शानदार चाल के लिए प्रसिद्ध है। सोहन चिड़िया नर का चित्र हम देख रहे हैं। As they are hunted for their meat and their eggs, their number is fast dwindling. Maharashtra state has declared the Nanas area is a sanctuary for the great Indian bustard. Deer are also found in these grasslands. यानी घास वाले क्षेत्रों के बंजर स्थान पर अधिवास करने वाले ये पक्षी कीड़े मकोड़े खाते हैं। मांस तथा अंडों के झील इनका शिकार किए जाने से इनकी संख्या घटती जा रही है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा नानद क्षेत्र को सोहन चिड़िया के अभयारण्य के रूप में आरक्षित किया गया है। इस बंजर क्षेत्र में हिरण भी पाए जाते हैं। Here is the picture, a female bustard and deer. मादा सोहन चिड़िया तथा हरिण। About 50 km from Pune on the Pune-Ahmednagar highway, the village of Morachi Chincholi मीटर दूरी पर मोराची चिंचोली नामक गांव मोरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ लगभग 2500 मोर है। द वर्ल्ड वेल लुक्ड आफ्टर tamarind trees there have created a favorable environment for the birds. Few fowl have found sanctuary in this village. इमली के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं तथा वृक्षों की देखभाल की जाने से वहाँ का पर्यावरण पक्षियों के लिए अनुकूल है। इस गांव में मोरों को अभयदान मिला है। See in this picture, see another one picture. Beverage a boon for all living creatures. देववन एक वरदान, किस प्रकार वो हम देखने वाले हैं। इंडियन कल्चर गिव्स इम्पोर्टेंस टू द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट. द देवराई इज एन एग्जाम्पल. पीपल बिलीव दैट द देवराई इज रियली अ जंगल रिजर्व्ड फॉर गॉड. भारतीय संस्कृति में वनों के संरक्षण की कल्पना अत्यंत प्राचीन काल से की गई है। देववन उसका एक उदाहरण है। देववन का अर्थ है देवताओं के लिए आरक्षित जंगल, और ऐसी भावना के कारण देववन का एक भी वृक्ष वहाँ के लोगों या अन्य लोगों द्वारा काटा That is why all trees in Devrai are safe even today. यही कारण है कि देववन के वृक्ष आज भी सुरक्षित है। महाराष्ट्र हैज़ मेनी देवराइज इन मध्य प्रदेश. दे आर नोन एज अ शरणवन. देवराई give shelter not only to the plants but also to the animals that live there. Hence, Devrais or Sharanvanas.
can be called the centuries of ancient times। यानी महाराष्ट्र में अनेक देववन है। मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले देववन को शरण वन नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भी वनस्पतियों को नहीं, प्राणियों को भी अभयदान दिया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि ये देववन, शरण वन प्राचीन काल के अभयारण्य ही है। सी देवराई पिक्चर shows here। Now always remember, nature provides enough for every man's need but not for every man's greed। यानी प्रकृति सभी की आवश्यकता की पूर्ति करती है परंतु लोभ की पूर्ति नहीं। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन द एनवायरनमेंट। हमने क्या सीखा? पर्यावरण के जैविक तथा अजैविक घटकों में परस्पर संबंध होता है। नेक्स्ट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन डिफरेंट रीजन्स। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के प्राणी, वनस्पतियों और सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। The balance between the cycles of the various gases in the atmosphere, the water cycle and food chains has been maintained for thousands of years। यानी हजारों वर्षों से वातावरण के गैसीय चक्रों, पर्यावरण के जल चक्र और आहार श्रृंखला में परस्पर संतुलन बनाए रखा गया है। Pollution of water is a threat to aquatic plants and animals। जल प्रदूषण, पानी का प्रदूषण के कारण जल में उत्पन्न होने वाली वनस्पतियों तथा जलचरों को खतरा उत्पन्न होता है। We shall all have to make efforts to stop the degradation of the environmental balance caused by human intervention। यानी मानवीय अतिक्रमण के कारण पर्यावरणीय संतुलन में होने वाले बिगाड़ को हमें ही रोकना चाहिए। देवराइज नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज आर क्रिएटेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी वनस्पतियों तथा निर्माण किया गया है। यहाँ पर एक पाठ पूरा होता है। यहाँ पर हमने देखा कि वनों का संरक्षण कैसे करना चाहिए, वनों में स्थित वनस्पति का भी संरक्षण, साथ ही वहाँ पर जो वन्य जीव है, प्राणी है, उनका भी संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है। वनों का पर्यावरण रोकना, पानी प्रदूषण के बारे में हमने जाना है। इन सारी बातों का हम ख्याल पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए करेंगे, क्योंकि एक साइकिल चेन है जहाँ पर एक का इफ़ेक्ट दूसरे पर होता है, इसलिए सभी का ख्याल हमें रखना है। आगे चलकर ये संपत्ति नष्ट न हो, ये जो वरदान मिला है ये नष्ट न हो, इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। जैसे देवराई नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज़ जैसे निर्माण करना ये जैसे महत्वपूर्ण है, वैसे उसको टिकाना है। ये बहुत सारी जानकारी आज हमने प्राप्त की। आई होप आपको ये सभी चीज़ें समझ में आई होगी। तो चलिए यहाँ पर हम रुकते हैं, मिलेंगे अगले पार्ट में अगले एक नए दिलचस्प बातों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को सक्सेस एजुटेक तरफ से अलविदा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट,
Thank you to the Success EduTech team.